हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम कर रहे हैं CAIIB में BRBL पेपर नंबर 4 की तैयारी, जहां मॉड्यूल डी में हम यूनिट 25 कर रहे हैं। आज यूनिट 25 का लास्ट सेशन है, जहां हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज दोनों पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। लास्ट सेशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ कर आए लास्ट 3 सेशंस में। आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी दोनों पढ़ेंगे। प्लेज बहुत सिंपल है, मेरे साथ बने रहिएगा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट 25 और मिनट्स में हम पूरा टॉपिक फिनिश कर लें, तो मेरे साथ रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। देखिए, हमारे पास स्क्रीन के इस साइड है मूवेबल गुड्स और यहाँ है इमूवेबल गुड्स। जब मैं प्लेज के बारे में बात करती हूँ तो हम सिर्फ मूवेबल गुड को प्लेज कर सकते हैं। प्लेज होता क्या है? इमूवेबल गुड में प्लेज नहीं किया जा सकता है। इमूवेबल गुड में प्लेज नहीं किया जा सकता है। इमूवेबल गुड के बारे में हम बातें करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जो भी मॉड्यूल डी में ही है, जो हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी में प्लेज होता है। व्हाट हैपेंस इन प्लेज? यहाँ पर जैसे मान लेते हैं मुझे पैसों की जरूरत है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी कोई गोल्ड की ज्वेलरी या कोई मूवेबल आइटम जो कि कीमती है उसको गिरवी रख दिया, गुड्स को प्लेज कर दिया एक पॉनी के पास, जिसको हम प्लेजी भी बोलते हैं, मतलब बैंक के पास या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, और उससे लोन ले लिया इन रिटर्न। पॉनर को प्लेजर भी बोलते हैं, पॉनी को प्लेज भी बोलते हैं। अगर आपको लास्ट सेशन याद है, बेलमेंट में मैंने बोला था कहीं ना कहीं प्लेज भी एक तरीके की बेलमेंट ही है। बेलमेंट में क्या होता है कि ओनर अभी भी पॉनर ही है या प्लेजर ही है, सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। ठीक है, जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा, मतलब जो पैसे लोन लिए वो वापस दे दिए जाएंगे, ये प्रॉपर्टी वापस इसी बंदे के पास आ जाएगी जिसकी है। तो यहाँ पर ओनरशिप नहीं जाता है, सिर्फ पोजेशन जाता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, या इसको मैं मोर रिफाइंड लैंग्वेज में बोलूँ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हम पढ़ कर आए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, प्लेज तो पढ़ ही रहे, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी एक तरीके से बेलमेंट ही है। इट इज काइंड ऑफ बेलमेंट ओनली, दैट इज द राइट वे टू से। ओके, बट क्या होता है प्लेज में? जो प्रॉपर्टी है या तो एक्चुअली या कंस्ट्रक्टिवली पॉनी के पास दे दी जानी चाहिए। एक्चुअली मतलब जैसे मान लेते हैं मैंने कोई गोल्ड की ज्वेलरी थी, वो मैंने एक्चुअली दे दी और लोन ले लिया। कंस्ट्रक्टिवली मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लोन चाहिए था। मेरा एक थिएटर है और मुझे प्रोजेक्टर और स्क्रीन एक्सेट्रा के लिए लोन चाहिए था, ठीक है। अब क्योंकि प्रॉपर्टी वैसे तो हाइपोथिकेशन में चली जाएगी, और हाइपोथिकेशन के बारे में हम सरफेस ही में पढ़ेंगे, बट एक केस स्टडी हमारी बुक पे दी हुई है, बोला हुआ है क्योंकि ये प्रॉपर्टी फिजिकली नहीं गई, कंस्ट्रक्टिवली गई है। या फिर इसको आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे रेलवे के थ्रू सामान आ रहा है, उसको आने में समय लगेगा, बट उस रेलवे की रिसीट को मैंने रख के लोन ले लिया। तो क्या गुड्स का पोजेशन चला गया? नहीं, बट कंस्ट्रक्टिवली डिलीवर होगी। जस्ट इन केस मैंने डिफॉल्ट किया तो ये प्रॉपर्टी इन गुड्स इन्वेंट्री है, ले लेगा बैंक या पौनी और वापस दे देगा, मतलब पैसे अपने वापस निकाल लेगा। ठीक है, तो वैलिड प्लेज होने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो प्लेज होना चाहिए प्रॉपर्टी में, चाहे एक्चुअली चाहे कंस्ट्रक्टिवली। दूसरा, जो पौनी है मतलब जिसने लोन दिया है, उसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी हैज ओनली अ स्पेशल प्रॉपर्टी इन प्लेज, वाइल द जनरल प्रॉपर्टी आज ओनरशिप आज भी चाहे लोन लिया है उसके बावजूद ओनर के पास ही रहेगी। जैसे ही वो डिस्चार्ज कर देगा अपना डेट, तो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी उस पॉनर के पास वापस चली जाएगी। पॉनर को ही प्लेजर भी बोलते हैं और पॉनी को ही प्लेजी भी बोलते हैं। ओके, तो मैंने जैसे बताया बिना एक्चुअल पोजेशन के भी प्लेज हो सकता है। डिस्पाइट a charge of pledge available to the creditor or banker, it allows the custody movable property की special purpose के लिए, but this does not violate the effectiveness of pledge. Pledge तभी भी रहेगा। समझ में आ रहा है ना जी?
अब मान लेते हैं ए ने बी से लोन लिया अपनी प्रॉपर्टी प्लेज करके, ठीक है, प्लेज कर दिया, बी इज नाउ द प्लेजी। क्या ये प्लेजी भी आगे प्लेज कर सकता है? हाँ कर सकता है। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कुछ जहाँ पे प्लेजी जो है फर्दर प्लेज कर सकता है, द प्लेज इज वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्लेजी। मतलब मान लेते हैं बी ने लोन दिया था, तो बी के इंटरेस्ट जितना इंटरेस्ट मिला है इस प्रॉपर्टी पर, जैसे प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, बट 10 लाख का ही लोन लिया था, तो 10 लाख तक के ही लिए आगे प्लेजी जो है फर्दर प्लेज कर सकता है। ठीक है, एक केस हुआ था ठाकुरदास वर्सेस मथुरा प्रसाद, दैट इफ द प्लेजी pledges the goods pledged to him for a larger amount, then the original pledger will still be entitled to the goods on the paying amount for which he himself pledged the goods. So इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे मान लेते हैं ए ने बी के पास अपनी गुड्स रखी और लोन लिया, ठीक है, लोन लिया लेट से 1 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का ले लेते हैं, ठीक है। अब बी ने फर्दर इसे प्लेज कर दिया सी के पास, प्रॉपर्टी रख दी और 12 लाख रुपए ले लिए। अब प्रॉपर्टी छुड़वानी तो है ना, ए को तो अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो ए को ना देकर सी को पेमेंट देगा, बट वो 10 लाख की देगा, क्योंकि 10 लाख तक का ही इंटरेस्ट लिया था उसने, 10 लाख ही लिए थे बी से। 12 की पेमेंट, ये जो 2 एक्स्ट्रा है वो बी जाने और सी जाने, ए का यहाँ पर कोई मतलब वास्ता नहीं है। ओके, हाउएवर एक केस स्टडी हुई थी जसवंतरी मनीलाल आकाने वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, where effective pledge in favor of pledgee did not take place for any reason, pre-pledge by the pledgee will be equally ineffective. अगर मान लेते हैं ए ने बी को दिया और बी ने आगे सी को प्लेज कर दिया और कोई रीजन नहीं था, बताया नहीं था ए को, कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा था, तो इसे इनइफेक्टिव मान लिया जाएगा। ऐसा केस हुआ था जसवंतरी मनीलाल अकेले वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के अंदर। बहुत केस लॉज हमारे में नहीं आते हैं, ये भी बहुत कम चांसेस आने की, बट स्टिल दे रखा है तो हम पढ़ लेते हैं। एक आध बात पढ़ने से जस्ट इन केस 0.1% भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हायर पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं बोल रही कि हम बिना पढ़े जाएंगे, हमने एक आध बात पढ़ रखा होगा तो वहां पे हम 30 मार्क का मिल जाएंगे। there is a possibility, the probability of choosing the right answer increases when we have read something a couple of times। और अब मैं इतनी बार इस टॉपिक के बारे में बात कर चुकी हूँ कि आपका जसवंतरी मनीलाल एक्सेप्शन में ऑलरेडी प्लेज में दिमाग में रजिस्टर हो चुका है। बस इतना ही था प्लेज जो हमें पढ़ना है ना। अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है जो कि है यूनिट 25F, और उसी के साथ हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये पर्सन है ए, उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, रेंट पे चढ़ाना चाह रहे हैं, तो इन्होंने अपने एजेंट, मिस्टर ए जो है वो प्रिंसिपल है, उन्होंने अपने एजेंट को बोला कि प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ानी है, रेंट पे चढ़ जाएगी तो पैसे मिलेंगे, नहीं चढ़ेगी तो नहीं मिलेंगे, या जैसे भी इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रखा हुआ है या टर्म्स एंड कंडीशन अपने जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में हुए हैं। यहाँ पर किसी और के बिहाफ पे कोई और काम कर रहा है किसी और के साथ, बट लायबिलिटी किसकी रहेगी? थर्ड पार्टी हमेशा प्रिंसिपल को ही पकड़ेगा अगर कुछ गड़बड़ होगी। एजेंट तो एक तरीके से बिचौलिया हो गया, एक मिडलमैन हो गया। इट इज ऑलवेज द प्रिंसिपल हु इज गोइंग टू बी लायबल unless and until everything is done in the power of the agent। अब मान लेते हैं एजेंट के पावर में ही नहीं था कुछ और वो उसके आगे जाके कुछ काम कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी को इस बात का पता था कि प्रिंसिपल ने इस बात पे हाँ नहीं बोला है, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल को पकड़ नहीं सकते हैं। प्रिंसिपल को वहीं तक पकड़ सकते हैं जहां तक उसने अथॉरिटी दे रखी थी। अगर प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी को बोला था कि पैसे आप एजेंट को दे दीजिए, तो फिर थर्ड पार्टी ने लेट से एजेंट को दे दिया, अब एजेंट रफू चक्कर हो गया, तो अब थर्ड पार्टी लायबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी दे रखी थी प्रिंसिपल ने एजेंट को। यस, तो जो रिलेशनशिप है इस प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, ये है एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है तो सैलरी भी नहीं देनी है, जैसे भी इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होगा अकॉर्डिंगली रेम्युनरेशन देना होगा। और जब तक मान लेते हैं रेम्युनरेशन देना है, एजेंट ने पैसे लेने थे प्रिंसिपल से और नहीं दिए,
तब तक वो अपनी मान लेते हैं इस एजेंट के पास इस प्रिंसिपल की कोई प्रॉपर्टी, कोई कागजात एक्सेट्रा है, ही कैन होल्ड इट लाइक द बेली। बेली अपना लियन एक्सरसाइज कर रहा था, वैसे ही एजेंट अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, जब तक पेमेंट नहीं दोगे हम ये कागज एक्सेट्रा वापस नहीं देंगे। Okay, so contract of agency stems from the need which arises sometimes from a person to employ another person to do an act for him. मेरी जगह काम करना है, तो मेरी जगह बहुत सारी चीजें कोई और कर सकता है, बट मेरी जगह कोई और जो ना शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। मेरी जगह कोई लेट्स से कोई पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफिशियल काम करना था और मैं नहीं करना था, तो नोबडी एल्स कुड डू इट। ठीक है, मान लेते हैं किसी ने मुझसे मेकअप कराना था, जैसे आई एम द MUA मुआ, ठीक है, और किसी ने मुझसे मेकअप कराना था, तो कोई और मुझे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, नोबडी एल्स कैन बी माय एजेंट। अब मान लेते हैं अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट है, वो कंसर्ट ही उनका उनके बिहाफ पे कोई और जन जाके नहीं गा सकता, या तो वो अलग स्टोरी है, उतनी अलाइनमेंट में हमारे से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एजेंसी की डिटेलिंग तो में आनी ही चाहिए। Yes, the contract of agency stems from the need which arises sometimes for a person to employ another person to do an act for him or her, or to be present with him or her in dealing with the third persons. इस यूनिट में हम एजेंट और प्रिंसिपल के बारे में बातें पढ़ेंगे, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, उन सबको समझेंगे। बेसिकली 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, जो कि सेक्शन 183 से 185 में बता रखे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है सेक्शन लर्न करने। 124, 125, 126 तो हमने ऑलरेडी 24-25 इंडेमनिटी में, 26 गारंटी में पढ़ा था। 183 से लेकर 185 में हम एजेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद करने की कोशिश करेंगे। अब जो भी प्रिंसिपल है वो कंपिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। पता चल रहा है मैं इनसेन हूँ या माइनर हूँ, क्या मैं किसी की प्रिंसिपल बन सकती हूँ? नहीं बन सकती भैया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट सेशन पढ़ा था, द पार्टी हैज टू बी कंपीटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। वो कंपिटेंसी यहाँ चाहिए। सेक्शन 183 बोल रहा है कोई भी बंदा जो भी मेजोरिटी एंटर नहीं करी है या साउंड माइंड का नहीं है वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता है। अगर मेजोरिटी अटेन कर ली है, साउंड माइंड का है, वो एजेंट बना सकता है किसी को, मतलब प्रिंसिपल जैसे एक्ट कर सकता है। मोरोवर व्हाटएवर अ पर्सन कैन डू पर्सनली अपने एजेंट के थ्रू भी करा सकता है। ऐसा हमारे TC मथई वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज त्रिवंतपुरम में बताया गया है। ये अगर आप केस लॉ नहीं भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, तो एजेंट कंपीटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, जैसे कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, कंपीटेंट होना जरूरी है, वैसे ही एजेंट को भी कंपीटेंट होना पड़ेगा, ऐसा 184 में बता रखा है। जो प्रिंसिपल है और थर्ड पर्सन है, any person may become an agent, but no person who is not in age of majority or sound mind can become an agent so as to be responsible to his principal according to the provision in that we have herein contained. एक्चुअली अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करूँ ना, तो कंपीटेंसी बोल रहे हैं कोई भी जना जो कंपीटेंट नहीं है, मतलब या तो 18 साल से ऊपर नहीं है, या इनसेन माइंड का है, या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता है ना। तो चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो एजेंट हो, ठीक है ना बेटा। बेटा नहीं, 11th-12th वाले बच्चे और CSEMA वाले बच्चे पढ़ते तो बेटा है, आप तो बैंकर्स हैं, सॉरी। यस, कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटिंग इज नॉट नेसेसरी। इसने बताया कि आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, सैलरी देनी जरूरी नहीं है, ठीक है। ये थर्ड बात है, सेक्शन 185 में चलता है। 183 में प्रिंसिपल को कंपीटेंट होना है, 184 में एजेंट को कंपीटेंट होना है, और सेक्शन 185 के अंदर बोल रहे हैं कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, काम जैसे होगा वैसे पेमेंट होगी। जरूरी नहीं कि हर महीने अगर कोई एजेंट बन के जा रहा है आपका तो उसको पैसे देना पड़ेगा। Yes, no consideration is necessary to create contract of agency. Authority given to agent may be express और implied, बोलकर भी हो सकती है, आपके बिहेवियर से भी हो सकती है। Authority is expressed when it is given in words, oral or written, and authority is said to be implied when it is inferred from a circumstance. किसी circumstance से ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर एजेंट जैसे सामने वाला बंदा आपका काम कर रहा है आपके बिहाफ। यस, तो 2 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं एजेंसी के, ऐसे मैंने पहले भी बताया।
पर्सनली जो खुद कर सकता है वो कोई और भी कर सकता है, ऑफ कोर्स इसके एक्सेप्शन, जैसे कोई मैरिज नहीं कर सकता आपके बिहाफ पे। सेकंड क्या है, दैट ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डज इट हिमसेल्फ। ऐसे मान लेंगे कि अगर कोई और आपके बिहाफ पे काम कर रहा है तो मानेंगे आपने किया है, जैसे पैसे दिए मान लेते हैं, एक थर्ड पर्सन ने एजेंट को प्रिंसिपल के कहने पर, और अब एजेंट भग गया है, रफू चक्कर हो गया है, तो प्रिंसिपल ये थर्ड पर्सन नहीं बोल सकता, थर्ड पार्टी को नहीं बोल सकता मेरे पैसे कहाँ हैं भाई, तुमने बोला था मुझे दे दो, उस बंदे को दे दो मेरे behalf में, मैंने दे दिया। दिस हैज बीन एम्फसाइज्ड इन सेक्शन 226 ऑल्सो। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, समय सेक्शन जो याद करने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में 183, 184, 185 प्रिंसिपल कंपिटेंट होना चाहिए, एजेंट कंपिटेंट होना चाहिए, और कंसिडरेशन जरूरी नहीं है एजेंसी बनाने के लिए। बट 226 सेक्शन बोल क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट एंड ऑब्लिगेशन arising from the act done by an agent may be enforced in the same manner and will have the same legal consequences as if the contracts have been entered into and the act done by the principal in person। अब थर्ड पार्टी ने अगर एजेंट को पैसे दे दिए ना, तो प्रॉपर्टी ले लेगा भैया थर्ड पार्टी इस प्रिंसिपल से, क्योंकि हम तो ऐसे मान रहे ना कि हमने आपको ही पैसे दिए हैं, आपने बोला था हमारे को पैसे देने के लिए। यस, अब दो तरीके के एजेंट हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, ऑन द नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म। अब इनकी भी सब डिटेल्स हैं, तो इनको आप पढ़ेंगे मेरे साथ नेक्स्ट 7-8 मिनट, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। एक्सटेंड ऑफ देयर अथॉरिटी में स्पेशल एजेंट हो सकता है, जनरल एजेंट हो सकता है, और यूनिवर्सल एजेंट हो सकता है। नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म के बेसिस पे मर्केंटाइल एंड कमर्शियल एजेंट हो सकता है, बैंकर हो सकता है, और नॉन मर्केंटाइल एजेंट भी हो सकता है। बट ये क्या क्या है आइए इनको समझिए। स्पेशल एजेंट क्या होता है, जब कोई बंदा किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए मैंने अपॉइंट किया था, मैं प्रिंसिपल, लेट्स से मैंने आपको कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए अपॉइंट किया, तो आप मेरे बन गए स्पेशल एजेंट, और यहाँ पे जो रिलेशनशिप हो गया वो स्पेशल एजेंसी का हो। जब तक वो काम है तभी तक आप मेरे एजेंट हो, काम खत्म होते ही वो एजेंसी खत्म हो जाती है। जनरल मतलब इन जनरल आप मेरी सारी प्रॉपर्टीज देखते हो तो आप जनरल एजेंट है। ध्यान से पहले पढ़ेंगे, एन एजेंट अपॉइंटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट, कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए ही मैंने आपको अपॉइंट किया था, तो आप मेरे स्पेशल एजेंट हो गए। एन एजेंट एम्प्लॉयड टू सेल अ हाउस बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल, इस केस में जैसे ही काम खत्म, पैसा क्या क्या बोलते हैं, पैसा हजम काम खत्म, वट एवर आई डोंट नो चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही एजेंसी फिनिश, द एजेंट कैन नॉट बाइंड द प्रिंसिपल एनी अदर मैटर देन दैट फॉर विच ही वाज अपॉइंटेड। बट जनरल एजेंट क्या, आप सारे मतलब मेरी जितनी प्रॉपर्टी है उसका एजेंट यही है, ठीक है, तो वो मेरे को जो भी काम वो करेगा मुझे बाइंडिंग हो जाएगा। A general principal is one who is authorized to do all the acts in respect of a particular line of business। जैसे मान लेते हैं मल्टीपल रियल एस्टेट का ट्रांजैक्शन कोई मेरे बिहाफ पे करता है, वो जनरली तब तक चलेगी जब तक मैं उसे मना नहीं कर दूंगी, या मैं लोगों ने बोल दूंगी कि वो मेरा एजेंट नहीं है तो आप उसको पेमेंट नहीं देंगे, आप मुझे कोई पेमेंट देंगे। यस, तो अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल ने रिस्ट्रिक्ट कर रखी है अथॉरिटी जनरल एजेंट की, ही मे डू सो, ये कर सकता है तो जनरल एजेंट, बट वो रोक सकता है, एजेंट को नोटिस दे सकता है, लोगों को बता सकता है कि भैया मेरा एजेंट नहीं। इफ ही डज नॉट डू सो, अगर लोगों को नहीं बताता कि वो मेरा एजेंट नहीं, तो लोगों को सपना नहीं आएगा कि भैया वो उनका एजेंट नहीं है। ठीक बात है। नाउ यूनिवर्सल एजेंट, ये एजेंट इज वन हुज अथॉरिटी टू प्रिंसिपल इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है, ठीक है, तो जो काम वो करेगा, मान रहे हैं हम कि वो प्रिंसिपल भी कर रहा है, ऐसे 226 पीछे हमने देखा था, है ना। अ स्पेशल एजेंट इज वन हु इज एम्प्लॉयड टू डू सम वर्क or represent his principal in some manner, let's say an agent employed to sell a bike, पर्टिकुलर बाइक के लिए वो स्पेशल एजेंट है। तो हमने बोला अथॉरिटी, अथॉरिटी के लिए बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेशल है, जनरल है, और यूनिवर्सल। जब मैं वर्क परफॉर्म के बारे में बात कर रही हूँ तो हमारे पास मर्केंटाइल या कमर्शियल एजेंट है, बैंकर है, और नॉन मर्केंटाइल एजेंट है। मर्केंटाइल या कमर्शियल एजेंट क्या होता है इसके बारे में हम सोगा में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट सेशन ही है आपका, बट एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे मान लेते हैं रेड लाइट पे आपको लोग मिलते होंगे जनरली, कुछ चेरीज बेचते हुए या कुछ फ्रूट्स बेचते हुए या कोई कपड़े बेचते हुए, उनको बेसिकली वो ओनर नहीं होते हैं, बहुत सारे केसेस बता रही हूँ मैं,
उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओनर नहीं उन प्रोडक्ट के, उन्हें किसी से ठेका मिला हुआ है कि ऐसा है मुझे 100 रुपए चाहिए, अब तू इसे 500 रुपए में बेच, 1000 में बेच, 10 रुपए में बेच, मुझे 100 रुपए चाहिए, इस सामान में तेरे को दे रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के बिहाफ पर ये एजेंट काम कर रहा है, बट एक कमर्शियल एजेंट है। मर्केंटाइल एजेंट को सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ सोगा में बता रखा है। एंड द डेफिनेशन डज नॉट कवर ऑल द मर्केंटाइल एजेंट, जैसे कि कुछ फैक्टर्स है, ऑक्शनर्स हैं, कमीशन एजेंट है, डेलीगेटेड एजेंट है, ठीक है, जो कि भी मर्केंटाइल एजेंट में आते हैं। हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल नहीं है, बट डेलीगेटेड एजेंट पर एक बार कहीं पर मैंने मॉक टेस्ट पेपर देखा था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कोई ब्रोकर है या कोई एजेंट है किसी सेलर का, प्रिंसिपल का, तो ये एजेंट लायबल है टू द एक्सटेंड ऑफ अमाउंट ऑफ दैट ऑफ ए सेलर, जितना सेलर लायबल है उतना ही एजेंट भी रहेगा, बट इसे यार डिटेल आप पढ़ेंगे नहीं। ऑक्शन हाउसेस को हम बोल सकते हैं कॉमन एग्जांपल डेलक्रेड एजेंसी का, है ना, जैसे बोली लग रही है जिन हाउसेस पर। बैंकर, बैंकर और कस्टमर डेटर क्रेडिटर रहता है जनरली, है ना, ये भी एक तरीके का रिलेशनशिप बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ही एज एन एजेंट। बैंक हमारे लिए एजेंट जैसे काम कर रहा है एज अ कस्टमर। नॉन मर्केंटाइल एजेंट भी, जैसे कि कोई लॉयर है, कोई अटॉर्नी है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है, कोई फॉरवर्डिंग एजेंट है, ये भी एजेंट जैसे ही काम कर रहा है, बट ये फॉर द वर्क परफॉर्मेंस है। अथॉरिटी के लिए स्पेशल, जनरल और यूनिवर्सल था, और वर्क परफॉर्म के लिए हमारे पास मर्केंटाइल, नॉन मर्केंटाइल और बैंकर है। विद दिस खत्म इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882 स्टार्ट। ठीक है, आई होप गाइज यू वर एबल टू टेक दिस, प्रोसेस दिस। आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स विद यू गाइज ऑन टेलीग्राम, तो सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और नेक्स्ट सेशन में सोगा बोले तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ेंगे। Till then, bye bye, have a nice day. This is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for today. Bye bye.